हेलो नमस्कार दोस्तों, समय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई वीडियो लेके आए हैं। यह उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और इसमें जिस परीक्षा में थिंकर पूछे जाते हैं उन परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास यह है। हम देखते हैं इसमें आज हम लोग इसमें प्लेटो के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्लेटो का जो जन्म था 428 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी 347 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुकरात का शिष्य प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। इसका वास्तविक नाम जो था अरिस्तोक्लीज था, किंतु चौड़ी शरीर के कारण व्यायाम गुरु ने इसका नाम प्लेटो रख दिया। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विश्वविद्यालय भेजा गया। कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु आगे देखते हैं। किंतु उसके प्रिय गुरु सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला तो इस घटना का उसके जीवन पर ऐसा घात लगा कि उसकी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और दार्शनिक जीवन को अपना लिया। इस मोड़ को मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षण कार्य के लिए प्लेटो ने अकादमी की स्थापना किया, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता था या जा सकता है। ठीक है, इसे देखेंगे। जिसके प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ था, ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। आगे देखते हैं। वार्तालाप या संवाद की शैली में प्लेटो द्वारा 36 ग्रंथ लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें प्लेटो के सभी ग्रंथों में मोनोलॉग शैली में एक भी ग्रंथ नहीं है। उसके प्रसिद्ध ग्रंथों में पहला जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक है, स्टेटमैन है, लॉज है, एपोलॉजी है, क्रीतो और सोफिस्ट इत्यादि हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ उनका रिपब्लिक ग्रंथ है जो प्लेटो को अमर बना दिया। आगे देखते हैं। इसमें इस वीडियो में दोस्तों प्लेटो के बारे में जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कमेंट की जाएगी, इसे आराम से देखें। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा क्या है इसे देखते हैं। ठीक है, पहली टॉपिक, रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति तथा उसके अधिवास की खोज करना है। ठीक है, रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसमें हम देखते हैं, प्लेटो लिखता है जो सत्ता चाहते हैं उन्हें उसका मूल्य चुकाना होगा। आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है, प्लेटो का न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं बल्कि नैतिक अर्थ में किया गया है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, प्लेटो न्याय संबंधी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन प्रचलित न्याय संबंधी धारणा का विवेचन और खंडन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा पॉइंट जो है, सिफलस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है, ये सिफलस के अनुसार, सिफलस का मानना है कह लीजिए। आगे देखते हैं। सातवां पॉइंट है, पोलीमार्कस। पोलीमार्कस क्या कहते हैं इसको देखते हैं थोड़ा सा। प्रत्येक व्यक्ति जो उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। उचित शब्द की व्याख्या में आगे चलकर कहा गया है कि न्याय एक कला है। क्या है? न्याय एक कला है। कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। कला जो है चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, थ्रेसिमेकस के अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। किसका? शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। आगे देखते हैं हम लोग।
ग्लाउकन क्या कहते हैं? न्याय भय का शिशु है। न्याय क्या है? न्याय जो है भय का शिशु है। ठीक है। प्लेटो का आरोप है कि उपयुक्त सभी विद्वान न्याय को बाह्य मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा की अंदर की वस्तु मानता है। प्लेटो की धारणा, अगला पॉइंट देखते हैं। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व हैं। थोड़ा सा ये छोटा कर लेते हैं, देखते हैं कुछ कट तो नहीं है, चीज़ें ठीक है। ये पॉइंट हम लोग देख रहे थे कि प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व हैं, इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ये 3 गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। ठीक है। प्लेटो की धारणा के अनुसार 3 तत्व हैं, इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ये 3 गुण जब उचित अनुपात में मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। राज्य संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज बबूल के बीच अथवा चट्टान से निर्मित या फिर चट्टान से नहीं निकलते, वरना उस लोगों के मस्तिष्क का और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है? थोड़ी सी पढ़ते समय थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा, थोड़ी ध्यान देनी होगी चीज़ों को। ठीक है। आगे एक बार और इसको बोल देते हैं। राज्य से संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य जो है मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बबूल के वृक्ष अथवा चट्टान में नहीं निकलते, वरना उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है, इसे देखते हैं। प्लेटो ने कहा है कि प्लेटो क्या कहते हैं, इसे देखते हैं। यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही और उसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। ठीक है। प्लेटो का कहना है कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना और उसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट और बचा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक लाज में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। कैसी अवधारणा का उल्लेख किया है? मिश्रित अवधारणा का उल्लेख किया है। किस पुस्तक में? लाज में। ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा देखना होगा, यही पॉइंट होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या है। ठीक है। पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे, रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं है बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जो रिपब्लिक है राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, यह शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये किसने कहा है? रूसो ने। ठीक है। रूसो का मत है। आगे दूसरी पॉइंट में देखते हैं, प्लेटो ने शिक्षा पर अधिक बल दिया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। आगे देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना। प्लेटो की शिक्षा योजना क्या है इसलिए देखते हैं थोड़ा सा। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है। ठीक है। शिक्षा क्या है? व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है। ठीक है। और व्यक्ति के शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना होता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है। प्लेटो की शिक्षा योजना को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली शिक्षा योजना क्या है? इनकी पहली शिक्षा योजना प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा में क्या चीज़ें हैं इसे देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है और यह शिक्षा जो है 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की उम्र की तक चलती है। शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख विषय होंगे। 18 की उम्र की आयु तक शिक्षा के 2 प्रमुख विषय होंगे। पहला विषय होगा व्यायाम, दूसरा संगीत। व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत ही नहीं
वन्यपूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस तथा वीरता के मानसिक गुण विकसित कर चरित्र का विकास करना है। चरित्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि 18 वर्ष की आयु तक व्यायाम और संगीत शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद 18 से 20 मतलब 2 साल, 18 साल के बाद 2 साल जो बचेगा उसमें आयु तक 18 से 20 साल की आयु तक साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। 18 से 20 साल साहस, आत्मनियंत्रण, अनुशासन, प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में प्लेटो ने क्या कहा है। इसमें प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए किंतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए होगी। इसमें कहा है उच्च शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सभी के लिए है, लेकिन जो उच्च शिक्षा है की व्यवस्था है कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए होगी। यह जो है 20 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाने के पश्चात बौद्धिक तथा क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई है। इसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को देश में सैनिक, उत्पादक वर्ग का निर्माण करेगा। वे कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। आगे देखते हैं। जो व्यक्ति परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगा उस व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो जाएंगे। यह शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है और इसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही भाग ले सकेंगे। पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित होगी, नीति शास्त्र होगा, ज्योतिष होगा, दर्शन शास्त्र का अध्ययन रखा गया है। 10 वर्षों की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में परीक्षा होगी, जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण, आगे देखते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष की शिक्षा उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में परीक्षा होगी, जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण अधिकारी होंगे। जो व्यक्ति असफल रह जाएगा 10 वर्ष के बाद जो शिक्षा परीक्षा होगी तो वह राज्य का साधारण अधिकारी होंगे। सभी सफल व्यक्ति को 5 वर्ष तक गणित, दर्शन, तर्क और न्याय की विशेष शिक्षा दी जाएगी। जो व्यक्ति पास हो जाएगा उसे 5 वर्ष तक गणित, दर्शन, तर्क, न्याय और विशेष शिक्षा दी जाएगी। 5 वर्ष की इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किंतु 35 वर्ष तक की यह शिक्षा अपूर्ण ही है। कह रहा है कि 35 वर्ष तक की भी शिक्षा अपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति को संसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। अतः प्लेटो ने इसके लिए अगले 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इसके अलावा भी प्लेटो ने अगले 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। आगे देखते हैं। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के अधिकारी होंगे। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें शासक बनने के उपरांत राजा कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होगा, वह कानून के ऊपर होगा, उसका आदेश ही कानून होगा। जो व्यक्ति 50 वर्ष की आयु तक सभी शिक्षा परीक्षाओं में पास होगा वह प्लेटो की सम्मति में शासन बनने के अधिकारी होगा। और उसके पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है कि शासक बनने के उपरांत राजा कानून के नियंत्रण में नहीं होगा, वह कानून के ऊपर होगा। ठीक है, उसका आदेश ही कानून होगा। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्लेटो जो है वो दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तीसरे पॉइंट में प्लेटो का साम्यवाद जो है कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। प्लेटो ने कहा है, अगले पॉइंट में प्लेटो ने कहा था, जब तक शासक दार्शनिक शासक नहीं होंगे राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। आगे प्लेटो का साम्यवाद थोड़ा देखेंगे। प्लेटो का साम्यवाद, ठीक है, देखते हैं। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने 2 बातें बतलाया है। प्रथम बात जो है राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरी बात जो है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था।
व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वास्थ्य और सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। साम्यवाद में या फिर साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है। आगे देखते हैं और क्षुधा रक्षक को भेड़िया बना सकती है। ठीक है, आगे प्लेटो का साम्यवाद जो है केवल अभिभावक वर्ग, जिसको शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए अभिभावक वर्ग में के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहिए। इसलिए अभिभावक वर्ग के लिए नवीन सामाजिक व्यवस्था सुझाव दिया गया है। ठीक है, अभिभावक वर्ग के लिए नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं संपत्ति विषयक साम्यवाद। ठीक है, प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है, किंतु उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए। संपत्ति विषयक साम्यवाद में प्लेटो ने अभिभावक वर्गों को कहा है संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कि उन्हें सामान्य भोजनालयों में, होटलों में भोजन करना चाहिए। सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए, जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। ऐसा करने से राज्य का रक्षक बन सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषताएं क्या क्या है, पॉइंट में दिया गया है। पहले पॉइंट देखते हैं, यह व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। दूसरा पॉइंट, प्लेटो का साम्यवाद भोग नहीं त्याग का मार्ग है। प्लेटो का जो साम्यवाद है, पेपर पूछेगा कि पेपर पूछता है प्लेटो का जो साम्यवाद है कैसा साम्यवाद है, भोग का नहीं त्याग का मार्ग। ठीक है, तीसरे पॉइंट में दिया इसका उद्देश्य जो है राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। जो प्लेटो का विषयक साम्यवाद का जो यह विचार है, उद्देश्य है राजनीतिक नहीं, राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं चौथी पॉइंट, आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य जो है आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं, वरना राजनीतिक और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। ठीक है, आगे देखते हैं प्लेटो को, आगे का जो पॉइंट है, प्लेटो का साम्यवाद वर्गयुक्त समाज का निर्माण करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद वर्ग मुक्त समाज की व्यवस्था करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्लेटो का साम्यवाद भोग नहीं त्याग का मार्ग है। अगला पॉइंट, आधुनिक साम्यवाद बाह्य आवरण तथा प्लेटो का साम्यवाद आंतरिक है। आधुनिक साम्यवाद बाह्य आवरण तथा प्लेटो का जो साम्यवाद है आंतरिक है। आगे पॉइंट एक देखते हैं, गांधी जी ने भी वर्ण व्यवस्था या फिर वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत ही रामराज की कल्पना की थी। प्लेटो की अध्ययन पद्धति आदर्शवादी और निम्नात्मक है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे परिवार विषयक या स्त्रियों का साम्यवाद। अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो ने इन्हें परिवार से भी वंचित कर देता है। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इसके साथ साथ उन्हें संपत्ति से मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों से भी मोह से भी मुक्त कर या फिर किया जाना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि फिर से एक बार मैं इसे पढ़ देता हूँ, अभिभावक वर्ग में निजी संपत्ति का निषेध करना प्लेटो के साथ साथ इस परिवार में भी वंचित कर देता है। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक और कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना या फिर कर सके, इसके साथ साथ उन्हें संपत्ति की मोह के साथ साथ परिवार और स्त्री के मोह से भी मुक्ति किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, प्लेटो ने अपनी इस योजना के पक्ष में निम्नलिखित कुछ पॉइंट दिए हैं, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें यह है, अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना चाहिए राज्य में एकता स्थापित करने हेतु। तीसरा पॉइंट दिया है, नारियों की मुक्ति तथा समानाधिकार। कह रहा है कि नारियों की मुक्ति और समानाधिकार। प्लेटो कहता है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्तियाँ चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती हैं। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है।
नारियों की मुक्ति और समानाधिकार के लिए प्लेटो कहता है परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नियों की मानसिक शक्तियाँ चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा के संसर्ग द्वारा, जिससे मानव नस्ल को सुधारा जा सके। कहा जा रहा है कि श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा के संवर्ग द्वारा, जिससे मानव नस्ल को सुधारा जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अरस्तु आलोचना करते हुए कहता है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधित होना कहीं अधिक उत्तम है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, प्लेटो या साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों ही व्यक्तियों की तुलना राज्य और समाज को महत्व देता है। तीसरा देखते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य में संरचनाओं में 3 वर्ग होते हैं, जैसे शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग का समावेश है। प्लेटो के आदर्श राज्य में संरचना में 3 वर्ग अर्थात शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का समावेश है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का प्रथम विकसित स्वरूप समान तंत्र है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, प्लेटो ने आदर्श राज्य के 4 तत्व बताए हैं। पहला जो तत्व है, पहला पॉइंट है शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा जो है उत्पादक वर्ग, चौथा जो है न्याय। यह प्लेटो के आदर्श राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। आगे देखते हैं लाज उनकी पुस्तक है, कानून का शासन। ठीक है, प्लेटो का कानून की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहता है कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशुओं में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन यदि एक कुशल शासक का उदय हो जाए तो फिर व्यक्तियों में कानून द्वारा शासित होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कानून या आदेश ज्ञान से महान नहीं हो सकता। ये लाज में इसमें आगे देखते हैं, इस संबंध में लॉर्ड एक्टन का कथन थोड़ा सा देखेंगे कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति जो होती है पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। यह कथन जो है लॉर्ड एक्टन का। आगे देखेंगे, राज्य की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में राज्य की जनसंख्या जो है 5040 होनी चाहिए। राज्य में 12 वर्ग और राज्य परिषद में 12 समितियां होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक समिति के द्वारा वर्ष में 1 माह के लिए शासन का कार्य किया जाना चाहिए। आगे पहले पॉइंट जो है इसे देखेंगे, इसमें प्लेटो ने अपनी पुस्तक लाज में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। कहाँ पे किया है? मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक लाज में किया है। ये परीक्षाओं में यही क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट होते हैं क्वेश्चन के। आगे देखते हैं अगली पॉइंट, प्लेटो के दार्शनिक राजा के संदर्भ में कार्ल पाकर आलोचना करते हुए कहता है कि दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो को राजा बनाने की दावेदारी है। कहता है प्लेटो के दार्शनिक राजा के संदर्भ में कार्ल पापर आलोचना करता है और कहता है कि दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो को राजा बनाने की दावेदारी करती है। आज के लिए इतना ही, और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये जो वीडियो थी उत्तर प्रदेश टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है, और जिन शिक्षक भर्ती या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में दार्शनिक या फिर विचारकों के बारे में पूछता है तो उसमें प्लेटो के बारे में जब भी अगर पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न प्लेटो पे बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।